जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब अपना से शुरू हो चुका है इसका महामैराथन यानी कि मैराथन क्लासेस। और आज उसी सीरीज़ में आपका साइंस का पेपर 2 के लिए मैराथन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में डिस्कशन करेंगे। और आज का जो होगा हमने आपको चैप्टर वाइज तो करवा दिया, आपको पहले सब्जेक्ट वाइज यानी कि बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ना मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपका केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों मिक्स क्वेश्चन होंगे, उनका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और कुछ दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद जब पेपर का कुछ कम टाइम रह जाएगा तो ये साइंस का पेडागोजिकल पार्ट भी साथ में और मैथ का दोनों मिक्स करके करवा दूंगा प्रैक्टिस। आप लोगों का बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहा है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प का नाम क्या है, ठीक है ना। तो देखिए संसार में कई तरीके के सर्प पाए जाते हैं और जो अलग अलग लंबाई के भी होते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे सबसे लंबे सर्प की, तो उसकी लंबाई है जो है लगभग 19 फीट है, ठीक है ना, जो कि अगर मीटर में देखा जाए लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो उसका जो नाम है वो जालीदार अजगर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा, कौन सा, जालीदार अजगर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इस सब का अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग इनकी लेंथ है, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आई थिंक 2018 में पूछा गया था, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। कह रहा है विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि, बताइए हम लोग योग क्यों करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए ही तो करते हैं ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है यह एक आसान व्यायाम है, आसान है इसलिए नहीं करते हैं, यह लोगों को स्वस्थ रखता है इसलिए क्या किया जाता है, योग किया जाता है, ठीक है ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो एक तरह से व्यायाम से रिलेटेड ये है। आप लोगों ने ये सारी चीजें जानते हो कि बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आपसे कह रहा है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो ये 1789 के आसपास में किए थे, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज किया था। तो इस तरीके से और भी कुछ फैक्ट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि देखिए पिछला जो सीटेट जुलाई का हुआ था, कथन कारक के क्वेश्चन तो आए ही थे, साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे हुए थे। जैसा कि आपसे पूछा गया था कि वो जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है। तो इसलिए कुछ जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं 2017 से, मतलब 2020 के पहले, उनको भी डिस्कशन हम कर लेते हैं ताकि आपका छोटा क्वेश्चन भी गलत ना हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक का मतलब यहाँ पे फूड परिरक्षक की बात कर रहा है, भोजन परिरक्षक की, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है भोजन परिरक्षक कई तरीके से होता है। अगर हम लोग नेचुरल की बात करें तो तेल में रख दिया जाता है, खाने को तेल होता है, नमक का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस तरीके से कई सारे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं भोजन परिरक्षक के रूप में। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। तो इसका भी इस्तेमाल किसमें, फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है, खाद्य संरक्षण में किया जाता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट नहीं होगा, अमोनियम सल्फेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा। एक सेकेंड, सोडियम क्लोराइड वैसे इसका भी किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य यहाँ पे वो पूछना नहीं है, ठीक है ना। NaCl का भी इस्तेमाल किया जाता है खाद्य परिरक्षण में, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है ये है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर यह साधारण नमक वगैरह देता तो शायद लिखता। फिलहाल आपको आंसर पता हो गया आपके क्वेश्चन का। आपको ये छोटे छोटे फैक्ट याद रहने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईस्ट का उपयोग खाली स्थान के उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए ईस्ट का इस्तेमाल करके किण्वन विधि द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। चलिए दही नहीं होगा। देखिए दही की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, जिसको कि लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया से बनता है। चीनी इससे कुछ रिलेटेड नहीं है, नमक है नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है उसी तरीके से राइबोसोम किससे संबंधित होता है, ठीक है ना।
आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, उसी तरीके से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो इसका संबंध आ जाता है राइबोसोम का, वो आ जाता है आपका किससे, प्रोटीन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो छोटे क्वेश्चन है जिसमें कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसको हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से आपका रिवीजन करवा देते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगी। तो देखिए दोलनों की संख्या क्या होता है, दोलन की संख्या का फार्मूला होता है, संख्या बराबर होता है, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है ना, टाइम इन सेकंड होता है, ये याद रखना, सेकंड में ये टाइम होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है कितना 2 और टाइम आपको लग रहा है 16 सेकंड, तो आपकी जो नंबर आप दोलन हो जाएंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जो भी आपके पास 15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है पूरी जान झोंक दो उसमें, कुछ नहीं करना है। अब जो क्लासेस आ रही हैं, जितनी भी मैराथन्स आ रही हैं, देखो मैंने खुद अपना टाइमिंग बढ़ा दिया है, आप लोगों को 1 से 1.5 घंटे की सारी क्लासेस लेके आ रहा हूं, ताकि जितने भी आपने अब तक पढ़ाई की है सब कुछ आपका सिमट जाए एक साथ, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम में जो लास्ट में समेट सकता है ना वही अच्छा स्कोर कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन उसको समेट के रखना एग्जाम टाइम में, वो अगर जिसके अंदर है क्वालिटी तो वो अच्छा एग्जाम कर जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम धातु है, अगर आप इसे वायु में रखोगे तो बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इसमें ना रख करके, क्या कहते हैं, खुले में ना रख करके इसको केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि MgOH का होल ट्वाइस कहा जाता है, का उपयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है। तो हम आपको बताएं, जब हम लोग कभी कुछ ऑयली या ऐसी चीजें खा लेते हैं तो आपको पता है हमारा अमाशय किसका रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, HCl का, जो कि हमारे भोजन में पाचन का काम करती है। कई बार क्या होता है कि हमारा अमाशय इसको एक्सेस में रिलीज कर देता है, ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में ना एसिडिटी होने लग जाती है, ठीक है। तो जब एसिडिटी होने लग जाती है तो आपको पता होना चाहिए उस कंडीशन में हमें कुछ ऐसा खाना पड़ता है कि जो एंट एसिड का काम करे। एंट एसिड का मतलब जैसे अगर HCl है ये एसिडिक नेचर का है, तो मैं कुछ बेसिक चीज अगर खा लूं जिससे क्या होगा, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होकर के न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। तो जो अंदर एसिडिटी है वो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से MgOH, OH किसकी पहचान है, OH अगर किसी में लगा होता है तो वो क्षार की पहचान है। तो MgOH एक क्षार है, तो हम इसकी क्रिया जब करा देते हैं एसिड से तो ये एक एंट एसिड का काम करता है, मतलब एसिड को किल करने का काम करता है, न्यूट्रल करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड की काम करता है ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जो आप लोग इनो पीते हो ना, इनो 6 सेकंड में काम करे, वो भी एंट एसिड ही होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप साउंड यानी पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो आप लोग अगर देखेंगे ना, जब भी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है ना तो उसका जो साउंड निकलता है पॉप का साउंड निकलता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को परीक्षण करना है रियल लाइफ में कैसे कर सकते हो, तो आप ना जब कभी घर में खाना बने, जो तवा होता है गर्म तवा ना, उस पर ले जा करके थोड़ा पानी डालना, आप देखना उस पे से भी पॉप साउंड निकलेगा, क्योंकि वहां पे भी ना हाँ आई थिंक हम सही है, वहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे फिलहाल आपका जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको चीजें याद भी होंगी। जो लोग सेपरेट चैप्टर वाइज किए थे सब्जेक्ट वाइज, बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स का, उन लोग और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसके लिए हमें, जिसको अप्लाई करने के लिए हमें बॉडी को टच नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। हम दूर से भी उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। जैसे अगर मैं इस पेन को ऊपर से नीचे छोड़ दूं तो ये अपने आप आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि इसको मैं खींचूं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये भी नॉन कॉन्टैक्ट में आता है आपका, ठीक है ना।
और पेशी बल, देखिए पेशी बल का मतलब होता है शारीरिक बल। अगर मुझे कुछ पेशी बल अप्लाई करना है तो मुझे टच करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी को अगर मुझे थप्पड़ मारना है तो उसको तो मारना ही पड़ेगा ना, हाथ से टच करना पड़ेगा, बिना टच किए उसको चोट नहीं आएगी या बल नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक संपर्क बल होता है जो पेशीय बल होता है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है चुंबकीय बल, हाँ जो मैग्नेट होता है आप लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट थोड़ा दूर पे ही होता है तब भी वो चीजों को आकर्षण कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन नहीं मिलेगा, जब ये पेपर में आया था तो ये बोनस हुआ था सबको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है ए और बी दोनों, ए और बी तो दोनों है ही नहीं, ये अगर यहाँ लिखता ए और सी दोनों तब ये करेक्ट होता। तो इसका एक ऑप्शन अपनी तरफ से बना लो, ए एंड सी, ठीक है। और ये जब आया हुआ तो मैंने बताया ना कि ये बोनस हुआ था आपका, तो यहाँ पे दो आंसर सही है, तो आपका कोई एक अलग बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि कह रहा है मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपको पता होगा कि जो पैंक्रियाज होता है वो स्राव करता है इंसुलिन का, ठीक है ना। तो जो इंसुलिन होता है वो किसको नियंत्रण करता है, मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, यानी कि डायबिटीज को नियंत्रित करता है। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा किसका, डायबिटीज का, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या काम करता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ के इससे स्रावित होता है और घेंघा रोग जो ग्वाइटर होता है उसे होने से बचाता है, ठीक है ना। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि काम करता है, अच्छा हार्मोन कह रहा है ना, हाँ एड्रेनलिन जो होता है ये जैसे तनाव वगैरह की अवस्था में रिलीज होता है। जैसे आप अगर एग्जाम दे रहे हो ना, आपको लगेगा कि अचानक से 10 मिनट बचे हैं और आपके पास 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बचे हैं, उस टाइम आप देखोगे एकदम अंदर से कपकपाहट आने लग जाती है और कभी कभी तो पसीना छूटने लग जाता है और सही क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो वो उस कंडीशन में बॉडी जो रिलीज करती है, कौन सी करती है, एड्रेनल जो होता है इसका स्राव होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। तो जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, इंसुलिन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कुछ छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन है, उनको एकदम से याद कर लो, बार बार देखते रहोगे ना, अभी एक बार देख लो, बाद में एग्जाम से पहले एक बार वीडियो को 2x पे करके देख लोगे तब भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। और आप देखना ना एज इट इज, केवल ऑप्शन ऊपर नीचे बदल वगैरह के इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, ठीक है ना। देखिए जब पेट्रोलियम उत्पाद, अगर के पेट्रोलियम की बात करें उत्पाद की, तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं, हर एक लेवल पे अलग अलग चीजें निकलती हैं, ठीक है ना। पहले हल्के वाली चीजें निकलती है जैसे केरोसिन ऑयल वगैरह हो गया, सबसे नीचे जा करके आपको ग्रीस वगैरह जो स्नेहक होते हैं वो सब मिलते हैं, पैराफिन मोम मिलते हैं, बिटुमन मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए जो पेट्रोलियम के अवयव हैं वो तो आपका मिट्टी का तेल होता है, सीएनजी नहीं होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीएनजी हो जाएगा। पैराफिन मोम भी मिलती है और बिटुमन भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्पेशल जो बायो की क्लास हुई थी उसमें भी बताया था। रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है, आईयूसीएन एक संस्था है जो संसार में विलुप्त हो रहे प्राणियों को क्या कर रहे हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखते हैं, एक उनके पास दस्तावेज है जिसको कि रेड डेटा बुक के नाम से रखा गया है, ठीक है ना। तो उसमें जो है संकटापन्न प्रजातियों के इंडेंजर्ड स्पीसीज जितने हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कह रहा है जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए जूते का सोल असमतल क्यों बनाया जाता है ये क्वेश्चन बन जाए, या ये बोल दे कि ट्रकों के टायरों में खांचे क्यों बने होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं, मतलब कि खांचे इसलिए बनाए जाते हैं कि संपर्क के जो जमीन के साथ संपर्क हो वो अधिक घनिष्ठ हो जाए, तो उसके लिए खांचे बनाया जाता है जिससे कि घर्षण बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो फिर हम स्मूथली चल सके, अदरवाइज स्लिप कर जाएंगे। तो घर्षण घटाने का नहीं, कह रहा है घर्षण बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन का, तो आपका 3 तरीके के मेजर फ्रिक्शन के क्वेश्चंस बनते हैं। आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सबसे अधिक, उसके बाद एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है लोटनिक फ्रिक्शन जिसको कि रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसका क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है सारिका ने आशुत जल का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, वाटर का भाप जो होता है, जब आप वाटर गर्म करते हो तो ऊपर भाप उठती है,
तो कोई ऊपर प्लेट लगा लो तो बादल की बूंदों की तरह उस पर चिपक जाते हैं भाप, ठीक है ना। तो वो जो वाटर बॉल्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। और वो एकदम ऐसे होते हैं, उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होता, कोई वो क्या सॉल्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो उसे प्राप्त होगा कि वो सुचालक नहीं है। किसी भी वाटर का सुचालक तब होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी तब प्रवाहित होती है जब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हो, बाद में जैसे कि NaCl हो, लवण हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आयोनाइज हो जाता है। करंट फ्लो होने के लिए आयंस प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, बिना आयंस के करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए जो आयोनाइज होने वाली चीजें होंगी वहीं पे जाकर के क्या फ्लो होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो पानी हम लोग पीते हैं ना, इसमें करंट बह सकता है क्योंकि इसमें वो आपका लवण प्रेजेंट होता है, तो वो आयनाइज हो जाता है। तो जितने भी समुद्र का पानी हो गया, कितने भी गंदे वाटर हो गए ना, उसमें से तो बह सकता है, लेकिन आसुत जल में बहुत कम संभावना रहती है, या विद्युत का कमजोर सुचालक होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई अभी केवल पुरानी क्लासेस नहीं देखा है, इन्हीं की प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि जो स्पेशल क्लासेस है, जैसे बायो की अलग से, केमिस्ट्री की अलग से, इन सारी स्पेशल क्लासेस को कर लो, और उसके बाद जितनी मैराथन क्लासेस आ रही हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, तब भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। देखिए अगर मैं अपने देश की बात करें तो आप लोगों को पता है नीचे जाकर के कुछ इस तरीके से अपना नक्शा है, ठीक है ना। तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है गुजरात, ठीक है ना। और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मुंबई यानी कि महाराष्ट्र मिल जाता है। फिर थोड़ा सा यहाँ आएंगे तो आप गोवा पा जाएंगे। इधर साइड आप जब आते हैं तो आपको मिल जाता है उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा में ही एक जगह है जिसका कि नाम है पुरी, ठीक है ना। तो इस जगह पे देखिए जो समुद्र के ज्यादा इधर किनारे पे होगा, जो ये खपच्चा जैसा बना है, वहां पे क्या होती है, चक्रवात आने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ टकराव की संभावना होती है, कोई भी लहरें यहाँ से उठी और ये नहीं जा पाई तो यहाँ पे क्या होंगी, चक्रवात का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो पोरबंदर है वो गुजरात में है और टकराव से थोड़ा दूर है, मुंबई भी टकराव से थोड़ा दूर है, ये वाले कोने वाले जगह से, गोवा भी यहाँ पे बीच में आ जाता है। लेकिन जो उड़ीसा है यहाँ से अगर लहर चली तो भी टकरा करके यहीं आता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो उड़ीसा का पुरी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर ऋतुएं इसलिए बदलती हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ी झुकी हुई है, जिसकी वजह से जब वो घूर्णन करती है तो कभी सन के पास उत्तरी ध्रुव पहुंचता है तो कभी दक्षिणी ध्रुव पहुंचता है, जिससे कि इम्बैलेंस बना रहता है। और बैलेंस ना होने की वजह से ही क्या होता है, ऋतुएं चेंज होती रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के तल के लंबवत नहीं, कह रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, तो इसी वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अगर दिन रात पूछे क्यों होता है तो पृथ्वी की अपनी कक्षीय गति की वजह से होता है, जो घूमती रहती है। एक देखिए एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा इसका इंग्लिश वाला तो नहीं लगा है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही देख लीजिए, हिंदी में समझ लीजिएगा। इसमें कह रहा है वृक्ष वितात, ठीक है ना। वृक्ष वितात उन्हें कहते हैं बड़े वृक्ष की शाखाओं को। जैसे अगर कोई बड़ा वृक्ष, जैसे आपका आम का पेड़ हो गया या कोई बहुत विशालकाय वृक्ष है, उनकी जो शाखाएं होती हैं उन्हें वृक्ष वितान बोला जाता है। तो ये जो है आपका मिलान हो जाता है 4 से, ठीक है ना। अच्छा और अपघटक कौन से होते हैं, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें अपघटक बोला जाता है। ह्यूमस वो होते हैं जो मृत पादप जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, मृत ऊतक होते हैं, ठीक है ना, उसे ह्यूमस बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक जो ह्यूमस है एक से मिल जाएगा। शाही एक जानवर होता है, आप लोगों ने ये वैसे तो जंगली जानवर है, शाही एक जंगली जानवर है जिसके ऊपर देखेंगे आप ना बड़े बड़े कांटे निकले होते हैं, ठीक है ना। आप वो इतने मजबूत जीव होते हैं, अगर आप उसके लाठी डंडे से वार करोगे उसके ऊपर ना, वो अपने कांटे को खड़ा कर लेगी तो उसको चोट नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए शाही क्या है, जंगली जीव है। तो इस हिसाब से पहले आपका 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो आसान टॉपिक है उनको जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे।
यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, कह रहा है दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है, तो बचा हुआ अपने आप पता चल जाएगा हमें। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, जहां जहां विटामिन सी दिख रहा है आपको वो काट दो, ठीक है ना। दूध में हमें आयरन भी नहीं मिलता है, तो आयरन जहां दिख रहा है वो भी काट दो, तो 3 ऑप्शन कट गए। दूध में हमें मिलता है केसिन प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूर्तरोधी, अच्छा पूतिरोधी, इंग्लिश क्या है इसकी, अच्छा एंटीसेप्टिक है, ठीक है, वुड एज अप्लाई एज एंटीसेप्टिक। तो ये कह रहा है रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाली बेंजीन रंग की, बेंजीन बैंगनी होता है, बेंजीन रंग की विलयन में कौन सी अधातु होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आयोडीन होती है, ठीक है ना। तो आप इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, आयोडीन होता है। अच्छा, इसमें अगर बताओ सल्फर कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग जो पटाखा जलाते हो उसके अंदर सल्फर होती है। ब्रोमीन का क्या गुण होता है इसके बारे में भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ब्रोमीन एक लिक्विड अधातु होती है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट होते हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो वायु के संबंध में कौन सा सही नहीं है उसका देखते हैं। कह रहा है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, ये गलत बात है, यही गलत है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी के अंदर भी एयर होते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर एयर कैसे होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं इस तरीके से होते हैं, तो इनके बीच की जगह को रंध्रावकाश बोलते हैं। क्या, रंध्रावकाश। तो रंध्रावकाश क्या होता है, उसमें से पानी और जल और साथ साथ एयर जो है आसानी से जा सकती है, तो ये बात गलत है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, वायु प्रवाहित होने की वजह से जल चक्र में हेल्प मिलता है। वायु स्थान घेरती है, आपने बलून फुलाया होगा तो आपने देखा होगा कि वायु स्थान घेरती है। वायु में भार भी होता है, ये सारी चीजें सही है, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यान से पढ़िए। थोड़ा सा और ऊपर करता हूं मैं। यहां आपसे कह रहा है स्तंभ ए और अंगों के नाम दिए गए हैं और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों को नीचे दिया गया है, कौन सा मिलान सही है, ठीक है। आपको मिलान करना है स्तंभ बी। तो अब मैं थोड़ा और ऊपर करता हूं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। यहां ये रहा लीवर। लीवर के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ा रखा है। लीवर क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि बाइल जूस का स्राव करती है। बाइल जूस जा करके स्टोर्ड होता है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में, जो कि काम करता है वसा यानी कि फैट पाचन में, ठीक है ना। तो आपका जो यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि मिल जाएगा किससे, 4 से, ठीक है ना। तो ए का 4 से मिलान देख लीजिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। तो ए का 4 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सारे ऑप्शन कट गए, केवल एक ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिलहाल हम दूसरे भी चीजें देख लेते हैं। स्टमक यानी कि अमाशय क्या करता है, जहां पे प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, वो हो जाएगा। सी आपका जो है पित्ताशय, पित्ताशय क्या काम करता है, पित्तरस को स्टोर करने का, पित्तरस संचयित होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का स्राव करता है, और साथ ही साथ और क्या काम करता है, ये छोटी आंच में क्या करता है, ये देखिए क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कोशिका यानी कि सेल। सेल क्या होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, उसे हम लोग सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना। कोशिका का मतलब हो गया कि हम अपनी बॉडी का छोटा सा छोटा पार्ट कट करें और उसमें हर वो क्रिया हो जो हमारी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट में होता है, वो सारी क्रिया अगर उसमें होती है उसे बोला जाता है कोशिका, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है विषय में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है, तो ये बिल्कुल डेफिनेशन ही यही होता है। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, टिश्यूज जो बनते हैं सिमिलर टाइप के कोशिकाएं अगर जुड़ जाएं एक साथ तो उससे टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, ये प्रक्रिया चलती है। देखिए मान लो ये आपके सामने एक कोशिका है, इसी टाइप की कई सारी कोशिका मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है, फिर कई सारे टिश्यूज मिलकर के शरीर का निर्माण करने लग जाते हैं, शरीर अंगों का, और अंगों से फिर शरीर बनने लग जाती है। इस तरीके से हमारे शरीर का मैन्युफैक्चर होता है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो गया आंसर। बाकी क्या करें, किसी सत्य पूछा था ना, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में
कोशिकाओं का आकार समान होता है, ऐसे कैसे कोशिका आकार समान हो जाएगा? शुतुरमुर्ग में होता है, कुछ में होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये नहीं है, सभी कोशिकाओं में केंद्र होते हैं, नहीं, ये सारे क्वेश्चन आगे के ऑप्शन गलत है, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधि से सही मिलान किया गया है। तो देखिए ईस्ट में क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया था, ईस्ट में जो होता है बडिंग होता है, बडिंग द्वारा ये नए ईस्ट का निर्माण करते हैं जिसको कि मुकुलन बोला जाता है। तो ए का मिलान आपका 4 से हो जाएगा, तो ए 4 से नहीं है, ए 4 से नहीं, 4 से नहीं, एक ही ऑप्शन है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं एक दो फैक्ट अगर आपने रट लिए है, मतलब अच्छे से याद है, तो बाकी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटैटो यानी कि आलू में एक आलू से दूसरा आलू कैसे होता है, तो ये कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रॉपर्टी द्वारा होता है, प्रोपागेशन द्वारा, ठीक है ना। तो इसका 1 से मिलान हो जाएगा। शैवालों में क्या होता है ये अगर हम जानना चाहें तो शैवाल जो होता है स्पोर फॉर्मेशन द्वारा विखंडन होता है, मतलब नए शैवाल का निर्माण होता है। फंगी यानी कवक जो होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारे मिजान हो गए, आपका जो करेक्ट आंसर था वो मिल चुका है, आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट से कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उनका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए ओजोन परत के अपक्षय अगर जिससे हो रहा है वो प्रदूषक की बात करें तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC जिसको बोलते हैं। ये हर एक शीतलक में उपस्थित होता है। आप लोग देखते होंगे जब परफ्यूम छिड़कते हैं ना तो थोड़ी देर तक एक ही जगह छिड़क कर देखना, ठंडा लगेगा। तो वो जो शीतलक उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि जो ओजोन लेयर है उसको क्षति पहुंचाने में मतलब ज्यादा इसका हाथ है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा नहीं होता है, SO4 उसमें होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। संचारी रोगों से मतलब है जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इनकी वजह से फैलते हैं उन्हें बोला जाता है संचारी। मतलब एक जगह से, एक शरीर से संचार करके दूसरे शरीर में अगर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी जो बीमारियां का ग्रुप है यहाँ पे, बुखार यानी कि टाइफाइड हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है, देखिए कभी कभी ऊपर इंग्लिश वाला पार्ट जो है नहीं दिखता है क्योंकि हमें चारों ऑप्शन भी दिखाना होता है। तो आप लोग इंग्लिश वाले को वीडियो रोक करके ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर जरूरत हो तो। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के लिए संदर्भ में सही नहीं है। ये देखिए पेडागोजी का पार्ट आ गया है। वैसे में साइंस पेडागोजी की कली से अभी ये हो जाता है, एक आपका साइंस हो जाएगा, मैथ हो गया है। इसके बाद अब हम पेडागोजिकल पार्ट लेके आने वाले, मैथ के अलग, साइंस के अलग, ठीक है ना। तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आ गया तो इसको हम देख लेते हैं। विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, सही है, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अगला कह रहे हैं विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विज्ञान एक ज्ञान की संरचना प्रक्रिया, ये भी सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है, नहीं चलायमान होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, जो डी पे ही दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए कह रहा है चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। फॉर्मिक एसिड होता है, एक्जेलिक एसिड किस में होता है वो बताना है, एसिटिक एसिड किस में होता है वो बताना है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है ये आपको खुद पता कर लेना है और नोट कर लेना है कॉपी पे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है किसी ईंधन के 3.7 kg को पूर्ण दहन करने पर 1.66 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान क्या होगा। देखिए किसी ईंधन के कैलोरीफिक मान जो होता है उसका जो फार्मूला होता है Q होता है एनर्जी, मतलब जो उस दहन ऊर्जा दी हुई है इन जूल, ठीक है ना। एनर्जी इन जूल डिवाइडेड बाई आ जाता है वेट इन kg, ठीक है ना, ये होता है। तो एनर्जी आपको दे रखा है कितना, 1.665 गुणा 10⁸ हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब डिवाइडेड बाई, वैसे ये किलो जूल में होता है, किलो जूल होता है, एक बार मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है।
और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, वजन से, 3.7 से। तो देखिए अब आप इसको क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप कट करेंगे तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एज्यूम मेथड से किया करिए, क्योंकि अदरवाइज आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है। जैसे मैं इसको मान लेता हूं, अगर मैं ये दशमलव नहीं होता यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे दशमलव नहीं है और यहाँ पे भी दशमलव नहीं है, और 37 को मैं बढ़ा करके 40 के पास ले जाता हूँ, 37 को बढ़ा करके 40 के पास ले जाता हूं, और ये 1665 को घटा करके मैं केवल 1600 के पास लाता हूं। तो अब मुझे बताओ कितना आएगा, 40 से इसको काटूंगा, 4 चौके 16, मेरा आंसर 40 के पास आएगा। लेकिन 40 से बड़ा वाला आंसर होगा, 40 से छोटा होगा नहीं। तो हम दो ऑप्शन अपने काट देंगे, ये आंसर होंगे नहीं। और 40 से बड़ा होगा, थोड़ा मोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 37 से हम 3 ही अंक आगे गए हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 4000 से 5000 के बीच हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 45,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज आप कैलकुलेशन करके देखिए, इसको काटते रह जाएंगे आप, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैथ में मैं ये सारी चीजें सिखाता हूं, तो जहां पे भी मिल जाए वहां पे अप्लाई किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, तब तक इसको ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर होगा। देखिए कह रहा है मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है, ठीक है, जा रही है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है और लौटते समय 8 की स्पीड से वापस आती है, ठीक है ना। उसकी समस्त यात्रा का औसत चाल क्या होगा। देखिए औसत चाल की अगर हम बात करें तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल लगा समय, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जब कोई व्यक्ति अपने पाथ को दोहराता है, मतलब जैसे मान लो ए से चला और वापस इसी रास्ते से आया, कोई रास्ता चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो उसकी औसत चाल होती है, मान लो जाते टाइम वो V1 चाल से गया, आते टाइम वो V2 चाल से आया, तो इसका जो एवरेज स्पीड हो जाता है V1 V2 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2 हो जाता है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, 2 गुणा जाने की चाल इंटू आने की चाल डिवाइडेड बाई चालों का योग। इतना सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा। फिर तो इस क्वेश्चन में देखिए 12 की चाल से गई है, तो 2 गुणा 12 गुणा आई किससे, 8 से, तो डिवाइड किससे करोगे, 12 और 8 को जोड़ करके, 12 8 20 हो गया आपका, ठीक है ना। यहां खड़े हो जाओ आप, 12 और 8 20 हो गया। इसको काटोगे तो 2 से काट दिया तो ये 10 बार में चला गया, 12 8 96 होता है डिवाइडेड बाई 10, तो 96 को 10 से भाग दोगे तो दशमलव लग जाएगा, तो 9.6 जो आएगा इसका किलोमीटर पर आवर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पे ही आपको दे रखा है, ठीक है ना। आई होप आप क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए आपसे हम कहना चाह रहा है ये कि निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं। तो कौन कौन से जो केवल दूरी मापते हैं। कह रहा है कि बालिस्त हो गया, वर्ष हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। देखिए वर्ष तो टाइम मेजर करता है, हम लोग टाइम को मेजर करते हैं ना, 1 वर्ष 2 वर्ष। अगला कह रहा है बलिस्त, मीटर और प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष भी दूरी मापता है, मीटर भी मापता है, बलिस्त भी मानता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे हर्ट जो है फ्रीक्वेंसी मापता है, हर्ट फ्रीक्वेंसी मापता है। तो आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट भी करेंगे तब भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, बहुत प्यार से देखिएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है समीर अपने कांच की गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस पर होगा। देखिए आप मान लो आप छोटे बच्चे हैं या आपके घर में छोटा बच्चा है, उसके पास कंचे की गोली है। आपने अपने घर पे एक तो वो वाली पॉलीथीन जैसा देखा होगा, सेलोफोन वाला, जो एकदम सपाट होती है, बहुत प्लेन होती है। सेलोफोन की पॉलीथीन एकदम प्लेन सिल्की होती है, हाथ रखोगे ऐसा सटक जाती है। और उसके बाद कह रहा है कि आपके पास अखबार है, न्यूज़पेपर है, और उसके बाद क्या है, कालीन बिछी हुई है। तो आप अगर गोली को ढड़काएंगे ना
जो कंचे की गोली ऐसे लुढ़काएंगे तो इस पे तेजी से भागेगी, इस पे थोड़ा स्लो होगी, इस पे एकदम जाके रुक जाएगी कालीन। कालीन क्योंकि खुरदरा होता है, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें सबसे कम, ठीक है ना। तो सबसे कम जो होगा वो आपका होगा सेलीफोन में वाला स्लिक पे, और उसके बाद सबसे ज्यादा कालीन पे होगा। तो सबसे ज्यादा वाला ये गलत हो गया, कालीन लास्ट में है, गलत हो गया, कालीन लास्ट में है। इससे पहले देखते हैं समाचार पत्र वाला होगा, सेलोफेन जो होता है ये सबसे पहले होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आप खुद भी ऑप्शन अपना एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए आपसे कहना चाह रहा है, कह रहा है कोई पिंड रैखिक किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा। देखो इधर देखो, ये रहा, ये टाइम एक्स ले लेते हैं एक्स को, ये वी है। कह रहा है कि कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है, तो मैंने वाई एक्स पे वेग ले लिया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर एक समान वेग से गतिमान है, मान लिया उसका वेग 40 वी है या 40 के, तो आप सोचो, खुद सोचो, आप अपनी बाइक को 40 की स्पीड पे फिक्स कर दिए कि 40 पे चलाए जा रहे हैं, तो मुझे बताओ ग्राफ कभी भी ऊपर तो बढ़ेगा ही नहीं। अब ग्राफ केवल टाइम की दिशा में बढ़ेगा, समय थोड़ी ना रुक रहा है, समय तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आपका वेग थोड़ी बढ़ रहा है, ऊपर नहीं जाएगा, ये यूं नहीं जाएगा। ये क्या होगा, इसको बैक करते हैं, ये सीधा 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 बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन का कहां, किसके पैरेलल, टाइम के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। और किसका ग्राफ होगा, वेग का। तो आप अपना ऑप्शन ढूंढ लीजिए। कह रहा है इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समानांतर होगा, ये वाई के समानांतर तो नहीं बना है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहां कह रहा है इस गति का दूरी समय ग्राफ, पहली बात तो दूरी समय ग्राफ होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहां एक समान वेग की बात करी गई, तो जो भी ग्राफ आएगा वो वेग के लिए बनेगा, ना कि दूरी के लिए, ठीक है ना, सॉरी चाल के लिए। यहां पे कह रहा है इस गति का वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग और टाइम का बना दिया, एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी, बिल्कुल। तो देखिए ये एक्स अक्ष था और इसके पैरेलल हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिसको अगर डाउट है तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में ग्राफ पूरा पढ़ा रखा है, हर टाइप के ग्राफ को, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। अभी देखिए पेट्रोलियम के उत्पाद से एक क्वेश्चन और हमने कराया था, जिसमें बिटमन आया था, स्नेहक तेल आया था, पैराफिन मोम आया था, केरोसिन तेल हो गया, ये सारे पाए जाते थे, आपके आंसर नहीं होंगे। तो कोक नहीं पाया जाता, ये कोयले में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर मिल चुका है ए ऑप्शन। आगे बढ़ चलते हैं, इसको थोड़ा हिंदी में केवल लगाता हूं। अच्छा, यहां पे आपसे कह रहा है अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु के चम्मच को रात भर रखता है, ठीक है ना। कक्षा ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लो आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, आपने कई सारे धातुओं की चीजें रखी, प्लास्टिक की बोतल रख रखी है, स्टील की चम्मच रख रखी है, एक लकड़ी का कोई गुटका रख रखा है, ठीक है, 3 चीजें आपने रख रखी है। कमरे का ताप है कितना, 30 डिग्री। कह रहा है सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, T1 मिला, T2 मिला, T3 कुछ भी होगा उसने रिकॉर्ड कर लिया। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना है। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर किसी रूम में किसी भी चीज का रखा हो, कोई भी चीज रखी हो, अगर उस रूम का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हर एक वस्तु का वही होगा, उष्मा चेंज होती है, टेम्परेचर नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखना। तो वहां पे सारी वस्तुओं का T1 T2 जो होगा ताप आपस में बराबर ही होगा, तो वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, ठीक है ना। तो कभी भी अगर ताप की बात करेगा तो वो चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये उष्मा की बात करता तो हमें पता चल जाता कि स्टील का चम्मच जो है ज्यादा गर्म हो जाता, उस कंपेरिजन में दूसरे वाले कम गर्म होते, तो उष्मा स्थानांतरित वाली चीज है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। कवक नहीं बनाते, राइजोबियम नहीं बनाते हैं, ये तो नाइट्रोजन ये उसके पौधों के दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। वायरस नहीं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण। शैवाल में ये गुण होता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना पाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत मतलब अवस्थाओं में अनुकूल बनाने में सहायता करता है। देखिए
जो ध्रुवी बालू है, आपको पता है ध्रुवों पर क्या होता है, बर्फ बहुत पड़ती है, वहां पे बर्फ की चट्टानें होती हैं, ठीक है ना। तो वैसे एरिया में ध्रुवीय वहां के जो भालू है, बियर है, वो कैसे वहां पे एग्जिस्ट कर पाते हैं, उनके अंदर क्या क्या उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो उनके घने बाल होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, उनकी बॉडी के नीचे ना वसा होती है जो गर्मी बना के रखती है, ठीक है ना। और क्या होता है, उनके जो पंजे होते हैं वो गद्दीदार और लंबे नाखून होते हैं, जिसकी वजह से वो नाखूनों को बर्फ पे गड़ा गड़ा करके चलने में सक्षम होते हैं। तो सब इसमें ढूंढते हैं, कह रहा है सफेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। हाँ, तो ये आपका आंसर हो सकता है। सफेद बाल, फर, चपटे और पैरों की परतें नहीं, कह रहा है सूंघने की तीव्रता नहीं, सफेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा, सफेद बाल, चपटे पैर नहीं, चपटे पैर के साथ साथ चपटे पैर और गद्दीदार पैर होते हैं, और साथ में क्या होता है, नाखून बड़े होते हैं। तो आपका जो सबसे करेक्ट आंसर लग रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है गलत कथन को पहचानना है आपको, रॉन्ग वाले को। कह रहा है पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये सही है, तो ये आंसर नहीं है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये भी सही है, तो ये भी नहीं है आंसर। कह रहा है किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, हाँ बिल्कुल करता है, तो ये भी नहीं है। इसीलिए तो कभी कभी आप देखते होंगे नीचे घर्षण जो है खांचेदार बना दिया जाता है चप्पल को, ताकि निर्भर करता है, इसीलिए तो बनाया जा रहा है। डी आपसे कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता है, कमी करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा साइकिल वगैरह जब चलाते हैं तो उसमें इस तरह से छोटी छोटी बॉल बेयरिंग्स लगी होती है, ठीक है ना। बेयरिंग्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बॉल होते हैं। ये बॉल क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं, तो स्लिप करने की वजह से घर्षण कम हो जाता है और साइकिल आसान चलने लग जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यही गलत था, यही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, सत्य कथन आपको पहचानना है। कह रहा आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है क्या, आयरन नहीं कर सकता। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वहां पे जिंक होता है, उसके नीचे आयरन होता है, उसके नीचे कॉपर होता है, ये सीरीज चलती है। तो जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को कभी नहीं भगा सकता। कह रहा है आयरन जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करेगा, तो देखिए आयरन तो नीचे हो गया जिंक से, तो ये नहीं कर पाएगा। कह रहा है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को कर सकता है विस्थापित, कर देगा। जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो ये तो कर देगा। तीसरा कह रहा है कॉपर आयरन सल्फेट को, एक सेकंड, तीसरा आपसे कह रहा है कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को हटा पाएगा क्या, कॉपर नीचे है, अपने से मजबूत वाले को कभी नहीं हटा सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका केवल एक ही ऑप्शन सही है, जो कि केवल बी है, ठीक है ना। तो ओनली बी देखिए कहां पे दे रखा है, ओनली बी आपको ए ऑप्शन पे ही दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, और यहां तक अगर वीडियो देखें और आपको क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक चीज आप लोगों को अभी से मैं बता देता हूं, आप लोग बस कैसे भी करके सीटेट पास कर लो। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी सीरीज का कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए कॉमन होगा। चाहे आप बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB की, उसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी की साइंस और उससे रिलेटेड जो मैथ के चैप्टर्स हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो यकीन मानिए बस आप लोग सीटेट पास कर लो, उसके बाद कोई भी अगली वैकेंसी आती है आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ आप लोगों को फ्री में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन पहचान करो अपना। कह रहा है कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 से 100 होता है, गलत है, कोई जरूरी थोड़ी है, टेम्परेचर और भी तो डाउन होता है। कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 होता है, ये गलत है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर का होता है, जिसको कि क्लिनिकल थर्मामीटर बोला जाता है, तो ये गलत हो गया। अगला आपसे कहना चाह रहा है ये, हाँ, कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर के से अधिक होता है, बिल्कुल अधिक होता है। देखिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 35 डिग्री से 42 तक होता है, क्योंकि हमारे शरीर के ताप के हिसाब से होता है। अगर हम बात करें प्रयोगशाला थर्मामीटर का, तो ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी वीडियो में मैंने गलती से माइनस लगाना भूल गया था, 10 से 110 शायद बोल दिया था,
तो आप लोग इस चीज़ को करेक्ट कर लेना कि जो प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर है वो -10 से 110 तक का मेजर करता है। तो इसने कहा कि ये ज़्यादा है तो बिल्कुल ज़्यादा है, देखिए, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी की 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगला 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। कह रहा है इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि दूरी क्या होता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो पहले d1 कितना आएगा, d1 की स्पीड है 50, गुणा कर दीजिए, टाइम कितना चला 12 मिनट, लेकिन जरा देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट है, तो आपको 12 तो करोगे लेकिन 60 से भाग दे दोगे, इसको आवर में बदल दोगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे 12 25 60 और 5 10 में 50, तो आपका जो आएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा। ये 10 किलोमीटर तो पहली चाल से चला। दूसरा कह रहा है 18 मिनट, तो d2 कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 40 गुणा 18/60 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट दिया, 6 तियां 18, 4 तियां 12, तो 12 किलोमीटर ये अब चलेगा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, d1 प्लस d2, 12 तो यहां चला है और 10 यहां पे चला है, तो 12 और 10 22 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया और आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान करना है आपको। कह रहा है प्रकाश की गति सीधी रेखा होती है, सरल रेखी होती है, ये सही है तो ये आंसर नहीं है। कह रहा है सितार के करती तार की गति दोलन होती है, बिल्कुल सही है। दोलन गतियां क्या होती हैं, जब कोई गति अपने ही पाथ को दोहराती है उसे दोलन गतियां कहते हैं, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है सभी आवर्ती गति वर्तुलाकार यानी कि वृत्ताकार होती है, क्या गलत है, ये गलत है, तो यही सही आंसर है। आप लोगों ने देखा होगा जो झूला चलता है वो आवर्ती गति करता है, आवर्ती गति वृत्त थोड़ी ना बनाती है, वो तो वृत्तीय गति हो गई। आवर्ती गति अपने ही पाथ को दोहराती है बार बार, ठीक है, सॉरी। वृत्तीय गतियां क्या काम करती हैं, अपने ही पाथ को बार बार क्या करती हैं, दोहराती हैं, उन्हें बोला जाता है वृत्ति कह रहा हूं, उसको आवर्ती गति बोलते हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहां आ जाइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे कह रहा है समतल दर्पणों के बनने पर, अच्छा, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के संदर्भ में दिया गया कौन सा कथन सत्य है। देखिए प्लेन मिरर की कुछ कंडीशन होती है, ये प्लेन मिरर अगर है तो पहली कंडीशन ये है कि ये इसके सामने जितनी बड़ी वस्तु होती है उसका इमेज भी उतना ही बड़ा बनता है, जितनी डिस्टेंस पे होता है उतनी इमेज की भी डिस्टेंस होती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये पार्श्विक होता है। पार्श्विक का मतलब होता है कि अगर आपका दायां हाथ इस साइड है तो मिरर में दायां हाथ इस साइड दिखेगा बाएं की तरफ, तो इसे पार्श्विक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा, तो अब कह रहा है इसके सत्य कथन इसके संबंध में पता करो। कह रहा है प्रतिबिंब सीधा बनता है, हाँ सीधा ही तो बना है, तो पहला तो सत्य है। कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक होता नहीं, वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो कट गया, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जहां जहां बी दिख रहा है उसको काट दो, तो ये देखिए 3 ऑप्शन कट गया, एक ही बचा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित बनता है, अभी सिखाया तो बनता है, ये भी होगा। कह रहा है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये भी सही है। तो ए सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनकरेक्ट आपको पकड़ना है, ठीक है ना। कह रहा सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, तो ये बिल्कुल हमने सही बताया था, ये आपको बताया था, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। जो धमनी होती है, धा से धमनी, धा से धनी, ऐसे याद रखो। तो धनी लोग स्वच्छ ब्लड लेके जाते हैं, ऑक्सीजन वाला, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपसे कि धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। कह रहा धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक होती हैं, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो एक ही बचा, यही आंसर होगा फिर। कह रहा सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ले जाती हैं, नहीं, सब नहीं ले जाती हैं। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वो ब्लड लेके जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए, इसको भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है आपको।
कह रहा है एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, ठीक है, हमारे, अच्छा तो अगर हम बात करें आमाशय के अंदर क्या होता है, आमाशय इस तरह से थोड़ा जे टाइप का होता है, इसके अंदर HCl होता है, आपको पता है। तो इसने पूछा एक्स है जो आमाशय के अंदर है, तो एक्स हमें पता चल गया कि HCl है। कह रहा है जब एक्स अत्यधिक स्रावित हो जाता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो वाई वह रसायन है जिसके उपयोग से ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या होंगे, तो देखिए एक्स आपका HCl है, तो वाई कोई भी एंट एसिड होगा, एंट एसिड जो कि एसिड को कम कर दे। तो एक एंट एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको कि बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा देखते हैं, पहला एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल दिया, नहीं, एक्स हाइड्रोक्लोरिक वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहां क्या कह रहा है, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, एक्स हाइड्रोक्लोरिक वाई सोडियम कार्बोनेट नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, इसमें तो इंग्लिश भी दिखाया जा सकता है, देख लो। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए गन्ने के रस में किण्वन में भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, ये आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दही में लैक्टोबाइसिलस इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया होती है, ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए ईस्ट जो होता है, जो डबल रोटी होती है वो ईस्ट की वजह से बनती है, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहां आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, आपको देखना है। कह रहा है मरुस्थलीकरण, अपर्दन, संरक्षण, वनोन्मूलन। देखो इसका जो आंसर मैं करता हूं इस बेसिस पे करता हूं, मरुस्थलीकरण से भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, अपर्दन हुआ तो भी कुछ मिट्टी का नुकसान हुआ, संरक्षण यहां नुकसान की बात नहीं किया गया, वनोन्मूलन से भी नुकसान हुआ। तो ये तीन चीजें तो नुकसान बता रही है, संरक्षण का मतलब फायदा होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसका दूसरे तरह से भी आंसर दिया जा सकता है, दूसरे लॉजिक से भी, ठीक है ना। तो आप अभी फिलहाल आपका जो आंसर है वो मिल चुका है, संरक्षण इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो सही नहीं है वो पकड़ना है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये तो सही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कह रहा श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक है क्या, भैया क्रिस्टलीकरण जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, तो ये आपका सी ही करेक्ट हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। यहां आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। यहां आपसे कह रहा है कणों की साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित कर सकता है। तो देखिए अगर हम कणों की साइज की बात करें, सबसे छोटी मिट्टी के कण जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्ले, ठीक है ना। मिट्टी वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, किसी को थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप जाके देख सकते हैं। क्ले के कण जो एकदम बहुत महीन कण होते हैं, उससे बड़ा आता है गादा, ठीक है ना। गादा सॉरी दोमट और गादा लगभग एक जैसे होते हैं। उसके बाद आप क्या आता है, बलुई मिट्टी, ठीक है ना। उसके बाद पत्थर, पर्वत, पहाड़ ये सब आने लगते हैं, क्या रॉक, चट्टाने आने लगती हैं, ठीक है ना, ये चलता है। कह रहे हैं सबसे छोटा क्ले, हाँ। उससे बड़ा सिल्ट, सही बात है। उससे बड़ा बालू यानी कि सैंड, सही बात है। उससे भी बड़ी बजरी होती है, आप लोगों ने बजरी घर में देखा होगा, गिट्टक जैसा, वो होती है। उससे भी बड़ा रॉक, सही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगर किसी को लगता है कि हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको पहले चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। मैंने बहुत बेसिक से पूरा फिगर बना बना के एक एक चीज को सिखाया है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास नंबर शायद 10वीं या 15वीं के आसपास होगा, कोई आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, सारे चैप्टर ऊपर लिखे हुए हैं थंबनेल पे, वहां से पढ़ लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, टाइम कितना हुआ, अच्छा, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मछली यानी कि मत्स्य में क्लोम यानी कि गलफड़े जो होते हैं क्या काम करते हैं। तो आपको पता है मछलियां जो होती है, जो उनके गलफड़े होते हैं वो वाटर से, जो वाटर के अंदर घुलनशील ऑक्सीजन होते हैं उनको निकालने का काम करते हैं, उनको अवशोषण का काम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल में उपस्थित विलेय यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करने का काम करते हैं मछलियों के गलफड़े, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। अगला देखिए, कह रहा है करें यदि संयोजन तार नहीं है, ठीक है ना, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो कोई सुचालक ही लगाओगे। मान लो आप तार घर में बिछा रहे हो और थोड़ा सा तार कम पड़ गया, तो आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में कोई ऐसा पदार्थ लगाओगे जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो।
रबड़ से नहीं जाती है, लकड़ी से नहीं जाती है, ब्लेड से चली जाएगी, कागज से नहीं जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ब्लेड हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, और जो लोग यहां तक क्लास देख लिए हैं वो लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों को क्लास में एक जुड़ाव मिलता है, कंटिन्यूअस एक के बाद एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में मिलते हैं, आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा भी फायदा हो जाता है इन क्लासों से, तो प्लीज एक फीडबैक पॉजिटिव जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। ठीक है, और हर एक बच्चे का जिसने भी कमेंट किया है, जिसकी कोई भी नीड होती है, मैं जरूर उनका रिप्लाई करता हूं, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसके दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, देखो थोड़ा सा ऊपर करूं तो मैं आपको सिखा दूं इसको। मान लो ये रहा दर्पण खड़ा है, सॉरी यहां पे मंजुला खड़ी है, ओके, ये रही 5 की दूरी पे है, तो इसका मतलब इमेज भी अभी बन रहा होगा 5 की डिस्टेंस पे। ठीक है ना, उतनी बराबर का ही ये 5 पे बन रहा होगा। अब उसने कहा मंजुला 1 मीटर इधर खिसक के आ गई, इसका मतलब यहां आ गई। अब उसकी डिस्टेंस कितनी बची, 4, तो इमेज भी खिसक करके इधर आ गई होगी, कितने पे, 4 पे। तो कह रहा है इसकी इमेज और उसके बीच की डिस्टेंस अब कितनी होगी, तो बताओ 4 और 4 8 होगी। तो आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वी विल बी द करेक्ट आंसर। और जो लोग भी वीडियो में यहां तक बने रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग चीजों को लाइक कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को आप मेहनत से कीजिए, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इस बार बस क्लियर कर लो कैसे भी करके। अगला सीटेट का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी ताकत झोंक दो 10-15 दिन जो बचे हैं, और अपना ये सीटेट जरूर पास कर लो। ठीक है ना, कोई भी चैप्टर आपका कमजोर है, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर दे पाऊं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।